ये वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल है। इसमें दिवाली से पहले एक सजे धजे ऑफिस में हर डेस्क पर कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। एक बड़ा सा सूटकेस भी रखा हुआ दिख रहा है। बताया गया है कि गिफ्ट कंपनी ने एम्प्लॉयज को दिया है। वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल दिवाली के मौके पर इसी तरह के नज़ारे दिखते हैं। कुछ साल पहले खबर आई थी कि सूरत के एक हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को तो कार गिफ्ट कर दी थी। लेकिन देश में कामकाजी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर दिहाड़ी मजदूर, पिछले कई साल से एक ही वेज पर काम कर रहा है, क्योंकि सरकार ने नेशनल मिनिमम वेज में पिछले 8 साल से कोई बदलाव नहीं किया है। क्या है नेशनल मिनिमम वेज, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, अभी कितना है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? इसके अलावा देश में बेरोजगारी को लेकर भी खबर आई है। आज हम इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. पहले ये जरूरी टर्म समझते हैं, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, शॉर्ट में NFLMW। ये वह कम से कम वेतन है जो किसी भी श्रमिक को मिलने की सिफारिश की जाती है ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। इसे केंद्र सरकार तय करती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पत्रकार सूर्य सारथी रे की रिपोर्ट के मुताबिक इस नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज को 2017 से अब तक नहीं बढ़ाया गया है। आमतौर पर हर 2 साल में NFLMW में बदलाव किया जाना चाहिए। यह बढ़ोतरी करते समय महंगाई दर को भी ध्यान में रखा जाता है। CPI-IW इसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये बताता है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर की रोजमर्रा की जरूरी चीजें किस भाव में मिल रही हैं। तो अब जानते हैं कि NFLMW में कब कब बदलाव हुआ। साल और न्यूनतम वेतन देखिए। 1996 35 रुपीज़, 2013 137 रुपीज़, 2015 160 रुपीज़, 2017 176 रुपीज़। इस तरह से देखें तो साल 2017 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर हम सबको पता है कि महंगाई बढ़ी है। इसे कायदे से समझते हैं। लेकिन ये मिनिमम वेज ज़रूरी क्यों है? यदि केंद्र सरकार समय पर महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेज बढ़ाती तो इससे चाय के बागानों में काम करने वाले, सर्विस सेक्टर में भी अन्य क्षेत्रों में लाखों मजदूरों को फ़ायदा मिलता। जिस हिसाब से देश का आर्थिक विकास हो रहा है उसका फ़ायदा उन्हें भी बढ़ी हुई इनकम के रूप में मिलता, बशर्ते कि राज्य भी इस नियम का पालन करते। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय ज़रूर करती है, लेकिन ये कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। मतलब NFLMW केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है ताकि ये सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों, मतलब यूनियन टेरिटरी को मार्गदर्शन दे सके। मतलब ये है कि केंद्र सरकार कह सकती है कि ये न्यूनतम वेज सभी श्रमिकों के लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य न्यूनतम मजदूरी NFLMW से कम रखते हैं। जैसे कि दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर के लिए न्यूनतम मजदूरी 710 रुपये प्रतिदिन है, जबकि बिहार में ये 428 रुपये है। केरल और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में जितनी मजदूरी मिलती है और जितनी मिनिमम वेज तय की हुई होती है, उन दोनों में भी अंतर है। लेबर इकोनॉमिस्ट KR श्याम सुंदर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कहा, केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में वेज कोड पारित किया था और इसका श्रेय भी लिया था, लेकिन इन चारों लेबर कोड में से किसी को भी लागू नहीं किया गया है। न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम राशि है जो एक श्रमिक को मिलनी चाहिए। अगर इसमें समय समय पर संशोधन नहीं किया गया तो श्रमिकों के कल्याण पर गंभीर असर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि NDA सरकार वेज कोड लागू करे और एक नेशनल मिनिमम वेज स्थापित करे जो बाध्य भी हो, जिससे लाखों श्रमिकों को लाभ होगा। वेज कोड संसद में पारित हो चुका है और अधिसूचित भी हो चुका है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। ऐसा है कि ये जो मिनिमम फ्लोर लेवल है वो लागू नहीं होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका बढ़ते बढ़ते जो अब हो गया है वो 783 रुपए से लेके 1035 रुपए तक। मतलब जो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, उनका ये बढ़ के अब 783 से 1035 रुपए तक हो गया है। और दो बार साल में रिवाइज किया जाता है। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ना, जो गांव में लगती है, जो एक तरह से सबसे ज्यादा नीचे समझी जाती है, वो भी अब रिवाइज होकर 370 रुपए प्रतिदिन हो गई है। और हरियाणा में तो 400 रुपए है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कम है, हिमाचल में कम है 370 से, लेकिन वो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो मिलता है वो भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं तो वो मिनिमम का कोई मतलब नहीं है। मिनिमम कैसे हम निर्धारित करेंगे? मिनिमम निर्धारित करेंगे कि जो आम आदमी की जरूरतें हैं वो क्या पूरी हो रही हैं?
और अगर दाम बढ़ रहे हैं तो आप जो पुरानी जो आमदनी पे वो नहीं पूर्ति कर सकते जो आपको जरूरत है, तो इसमें जैसे खाने पीने की वस्तु हो गई, आपका ट्रैवल हो गया, आपका जो और चीज़ें हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो तो अक्सर आता ही नहीं इसमें। घर आपका रहने का है वो भी नहीं आता है इसमें। तो बहुत ही मतलब एक तरह से जो सबसे कम जो रखा जा सकता है वही इसमें आता है। तो इसको रिवाइज तो करना बहुत ज़रूरी है, और अगर रिवाइज नहीं होगा तो ये इसका असर होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी फिर जो रिवीजन जो होता है वो ठीक से नहीं होता है, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। तो अगर ये हम फ्लोर लेवल को बढ़ा दें, क्योंकि फ्लोर लेवल का मतलब है कि सबसे न्यूनतम, तो वो अगर जो हम इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा। अब जैसे गेहूं का दाम ही अगर आप लें तो 2017 के मुताबिक आज 50% ज्यादा है एमएसपी का जो रखा जाता है, तो यानी कि गेहूं के दाम भी 50% बढ़ गए हैं। तो अगर आप जो उसको कम से कम 50% नहीं बढ़ाएंगे तो फ्लोर लेवल जो होगा वो मिनिमम होगा, तो उसके हिसाब से लोग जो देंगे, तो वो काम नहीं होगा जो गरीब का, तो गरीबी बनी रहेगी उसी के हिसाब से। एक तरफ फ्लोर वेज नहीं बढ़ा है, कामगारों को दिक्कत हो रही है, वहीं रोजगार को लेकर भी एक खबर आई है। देश में बेरोजगारी दर सितंबर में बढ़कर 5.2% हो गई, जो अगस्त में 5.1% थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 15 अक्टूबर को ये आंकड़े जारी किए हैं। ये सर्वे PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन इस सर्वे के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है PLFS? भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है। इसके जरिए सरकार ये पता लगाती है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने रोजगार की तलाश में हैं। एक तरह से PLFS बेरोजगारी मापने का भी तरीका है। ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कराती है। अब इस सर्वे के मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अगस्त के 4.3 से बढ़कर सितंबर में 4.6% हो गई। ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर 4.5% से बढ़कर 4.7% हो गई। ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर 4% से बढ़कर 4.3% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर अगस्त के 6.7% से थोड़ा बढ़कर 6.8% हुई। शहरी पुरुषों में बेरोजगारी 5.9% से बढ़कर 6% हुई। शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर अगस्त के 8.9% से बढ़कर 9.3% हो गई। यह 3 महीने में सबसे ज़्यादा है। अब बेरोजगारी की बात में एक और चीज जानते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी। इंडियन एक्सप्रेस में 10 अक्टूबर 2025 को सांसद डेरेक ओब्रायन की एक खबर छपी। उसमें बताया गया है कि साल 2017 में राजस्थान में चपरासी की 18 नौकरियों के लिए 12,000 से ज्यादा लोगों ने इंटरव्यू दिया। उम्मीदवारों में इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। हर साल 70 से 80 लाख युवा पढ़ लिख कर निकलते हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए सही सैलरी वाली नौकरियां नहीं है। इसमें आगे बताया गया है कि केंद्र सरकार के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर लगभग 4 से 6% है, जबकि वास्तव में ये आंकड़े ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, सुनते हैं। जो बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं वो एक तरह से पूरे आंकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो हुआ कि आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको बेरोजगार समझ लिया जाता है। लेकिन अगर आप बाजार में खड़े हैं 12 घंटे और आपको 2 घंटे ही काम मिल रहा है, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयड की संख्या बहुत ज्यादा है ना? फिर तीसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक दुकान है, वहां पे एक आदमी की जरूरत है, लेकिन जब परिवार के 3 लोग वहां बैठे हुए हैं तो वो उत्पादन में कोई मदद नहीं कर रहे, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कि मतलब उनको गिन लिया जाता है कि वो रोजगार कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जीडीपी को बढ़ाने में। उसी तरह खेत है, खेत छोटा है, 1 एकड़ का, आधा एकड़ का, 2 एकड़ का, वहां पे जब परिवार के 3 लोग बैठे हुए हैं जबकि जरूरत एक की भी नहीं है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और चौथा ये है कि जो लोग ने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, मतलब हमारे देश में इनकी संख्या बहुत है, लेकिन उनको हम बेरोजगार नहीं मानते। हम ये मान लेते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर हम देखें तो जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उसको बोलते हैं कि कितने लोग हैं जो उस उम्र के 15 से 64 के जो हमारे लेबर फोर्स में हैं, तो वो लेबर फोर्स से जो बाहर जाते हैं तो फिर हमारी संख्या कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम CMI के आंकड़े देखें तो वो 45, 46, 47% बताते हैं। सरकार के आंकड़े देखें तो 55, 56, 57 बताते हैं। लेकिन ये दोनों आंकड़े बाकी और बड़े देशों के कंपैरिजन में बहुत कम हैं, क्योंकि जैसे ब्राजील हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये बड़े देश हैं, है ना, उससे हम अपने को कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां पे वो 65 से 70% के करीब लोग हैं जो 15 से 64 के, जो कि रोजगार के संख्या में आते हैं।
तो हमारे यहाँ क्योंकि 55-56 ही आ रहे हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और सीएमआई के मुताबिक तो हमारे यहाँ 46, 47, 48% ही आ रहे हैं। तो करीब करीब 15-20% लोग हमारे यहाँ कम फिर जो लेबर फोर्स में हैं। तो ये जो मतलब जो आंकड़े अभी सरकार दिखा रही है, उसमें ये जो बाकी 3 तरह की बेरोजगारी है वो नहीं आती है। सिर्फ जो काम ढूंढ रहे हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब एक तरह से बहुत छोटा अंश है पूरी बेरोजगारी का। और जब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी और भी बेरोजगारी और भी बढ़ रही होगी। चलते चलते बिहार की खबर। सौरभ द्विवेदी ग्राउंड पर है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से बात की। क्या पार्टी के सवर्णों ने नीतीश को घेर लिया है? क्या पार्टी में कोई अंदरूनी खटपट है? देखिए जमघट ललन टॉप पर। सौरभ पटना गर्ल्स कॉलेज भी गए। तेज तर्रार लड़कियों से दहेज, एलिमनी, जॉब, करियर को लेकर योगी नीतीश तक बात की। दोनों इंटरव्यू के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तीसरी सूचना, त्योहार के मौसम में घर परिवार की बातें। नॉस्टैल्जिया में लौटिए, देखिए सौरभ और गिरजा के साथ घर जैसी बातें 18 अक्टूबर दोपहर 2 बजे। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।